नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम पे। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए और आप लोग फटाफट से इस क्लास में जुड़ जाइए। हम शुरू करते हैं। अपनी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज चल रही है और सोशियोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम जो पहला चैप्टर है अपना सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी, उसका ये पार्ट 2 है आज। यानी पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने सामाजिक समरसता का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, सोशल हार्मनी क्या होता है उसके बारे में बताया था, सोशल हार्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं सोसाइटी में जो सोशल हार्मनी को प्रभावित कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार आप लोग कनेक्ट हो जाइए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मैं इस क्लास में जो भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है ऊपर, वैभव शिवहरे अनअकैडमी। तो इस चैनल पर आप जाएंगे तो मेरे जो क्लासेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी सारी पीडीएफ्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मैंने यूनिट 3 पढ़ाया हुआ है, सोशियोलॉजी पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 3 पढ़ाया हुआ है, और उस पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 3 की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। राइट, तो ये बाइलिंगुअल कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट की हुई है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है। राइट, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाई हुई है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी तीनों मैंने कवर किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्लस प्लेटफॉर्म पर, वो भी आप देख सकते हैं। राइट, तो यूनिट 3 जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है प्लस प्लेटफॉर्म पर जाके। इसके अलावा अभी मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी यूनिट 4 कवर कराऊंगा। राइट, तो सोशियोलॉजी यूनिट 4 में हमने शुरुआत करी है सामाजिक समरसता के घटक, सोशल कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। अगर आप पेपर 2 पार्ट बी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें यूनिट नंबर 4 में शुरुआत यहीं से हो रही है। राइट, तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सामाजिक समरसता क्या होती है। एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सोशल हार्मनी का, कि क्या होती है सोशल हार्मनी और क्यों सोशल हार्मनी जरूरी है समाज को अगर प्रगतिशील बनाना है, अगर हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है, तो समाज से हमको जितने भी अलग अलग प्रकार के जो भेदभाव हैं, ऊंच नीच है, इन ऊंच नीच और भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा। जाति के आधार पर जो भेदभाव फैला हुआ है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव फैला हुआ है, रंग के आधार पर जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, इन सब चीजों को हमें समाप्त करना पड़ेगा। क्लास को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। अनअकैडमी की तरफ से इस समय ईयर एंड ऑफर चल रहा है, 2023 आने वाला है, सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं। न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन, न्यू गोल, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी एमपीपीएससी सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 23% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट है। राइट, इस डिस्काउंट को पाने के लिए आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है VBS10। उस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप VBS10, ये मेरा रेफरल कोड है। राइट, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आपको एडिशनल डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा। राइट, तो एक अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाने का अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ। जो लोग मेंस को टारगेट कर रहे हैं, मार्च में जो मेंस होने वाला है वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मई में जो टारगेट कर रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स देना है 2023 में, वो भी सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बना सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सामाजिक समरसता, सोशल हार्मनी में प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो संगठनात्मकता है, संगठनात्मकता समाज की स्वाभाविक अवस्था होती है। मतलब किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समुदाय में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है संगठन का होना, वो है एकता का होना। जैसे अगर मैं बात करूं कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सबसे पहले तो कम्युनिटी में जनसंख्या, यानी वहां पर जनता जो लोग रह रहे हैं वो होना चाहिए। दूसरा एक निश्चित भूभाग या क्षेत्रफल होना चाहिए उसका। और तीसरा है सामुदायिकता की भावना, हम की भावना।
राइट। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत जरूरी है। जब तक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होगी सोसाइटी में, जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर उनमें सब में आपस में एक बिलोंगिंगनेस की भावना नहीं होगी, हम की भावना नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो बटे हुए होंगे, या तो जाति के आधार पर बटे होंगे, या फिर वो धर्म के आधार पर बटे होंगे, या फिर वो क्षेत्र के आधार पर बटे होंगे, या फिर रंग के आधार पर बटे होंगे। तो जब तक समाज इस प्रकार से अलग अलग छोटी छोटी मान्यताओं के आधार पर बटा होगा, कभी भी समाज में समरसता स्थापित नहीं हो सकती। और अगर हमें किसी सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि समाज में हम एक रूपता की भावना होनी चाहिए, बहुभाव की भावना होनी चाहिए। तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये जो है हार्मोनियस सोसाइटी है। और अगर पीसफुल सोसाइटी, हार्मोनियस सोसाइटी क्रिएट करना है तो इक्वालिटी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समानता होना बहुत जरूरी है समाज में, राइट। तो सब प्रीवियस क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने सारा डिस्कशन किया हुआ है पार्ट 1 में, ठीक है। समाज के सभी व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, ठीक। आपसी वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष की भावना को भुलाकर आपसी प्रेमचार्य, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड फैमिली, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यानी इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति शुरू से ही, हमेशा से ही ये मैसेज देती आ रही है, एंशिएंट टाइम से मैसेज देती आ रही है कि ये दुनिया पूरी एक है और ये हमारा परिवार है। पूरे विश्व को हमें अपना परिवार मानना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जैसे मान लो एक फैमिली होता है, तो उस फैमिली में जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन सब में आपस में कोई शत्रुता और वैमनस्य की भावना तो नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष की भावना तो नहीं होती, राइट। उस परिवार में सब लोग कैसे रहते हैं? सब इस प्रकार की भावना को बुलाकर सब बंधुत्व के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यार इसी तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जब ईश्वर ने सभी को समान दृष्टि से भेजा है, जब ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, देन हु वी आर टू डिस्क्रिमिनेट, हम कौन होते हैं वो भेदभाव करने वाले, राइट। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। प्रीवियस क्लास अगर याद हो आपको तो मैंने उसमें बताया था, एक बात बोली थी, पंडितः समदर्शिनः। इसको जरूर याद रखिएगा, अपने एग्जाम में जरूर इसको लिखिएगा, पंडितः समदर्शिनः, यानी विद्वान व्यक्ति वही है जो सभी को किस दृष्टिकोण से देखता है? समान दृष्टिकोण से देखता है, राइट। यहां पंडिता का मतलब क्या है? विद्वान। यहां पंडित का मतलब यहां पर किससे है? स्कॉलर से है। किससे है? स्कॉलर, जो विद्वान व्यक्ति है। विद्वान व्यक्ति किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो सबको एक दृष्टिकोण से देखता है। और हमारी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका दृष्टिकोण भी ऐसे ही होना चाहिए। हम आगे आने वाले समय में बच्चों को भविष्य में ऐसी शिक्षा दें, उस शिक्षा के माध्यम से ज्यादा लोगों तक, ये न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही बात बोली गई है कि हम शिक्षा ऐसी दें, ऐसी एजुकेशन दे बच्चों को जो क्या करे? नंबर 1, विद्यार्थियों में उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण उनका व्यापक होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है? उन्हें स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, देश और मानवता के लिए त्याग करने की प्रेरणा देनी चाहिए। नंबर 1 बात तो ये हो गई। नंबर दूसरी बात, मानवता के लिए त्याग की भावना। और तीसरी बात, नैतिकता की भावना को विकसित करके उनके चरित्र को ऊंचा उठाने की बात बोली गई है। किसको ऊंचा उठाने की बात बोली गई? कि लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत शानदार होना चाहिए। जैसे अगर आपने फिलोसॉफिकल थिंकर में पढ़ा होगा तो प्लेटो का जो शैक्षणिक दर्शन है, या प्लेटो का जो शिक्षा का जो दर्शन है, प्लेटो ने भी अपने दर्शन में इसी की बात की है। प्लेटो ने भी बोला है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के चरित्र को ऊंचा उठाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों में नैतिकता का सृजन करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के विवेक को जगाए। विवेक को जगाए मतलब वो उचित और अनुचित में फर्क कर पाए। विवेक को जगाए इसका मतलब कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई सेंस नहीं है। वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। यही असली प्रत्यय है जो सुकरात ने अपनी फिलॉसफी में बोला, जो प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने भी इसी बात को सपोर्ट किया। थ्योरी ऑफ आइडिया, प्रत्यय की बात करी, प्रत्यय के सिद्धांत की बात करी। तो प्रत्यय का सिद्धांत तो यही है, ज्ञान ही सद्गुण है, सुकरात ने बात बोली। और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो उचित और अनुचित में डिफरेंशिएट करना जानता है, या जिसके अंदर कैपेबिलिटी है उचित और अनुचित में भेद करने की, वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति सद्गुणी है। शिक्षा का भी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि कैसे एजुकेशन हम ऐसी दें, शिक्षा ऐसी दें जिसके माध्यम से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो किसी के, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जो भावना है वो हमें शिक्षा के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मेंस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामाजिक समरसता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका बताइए। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप, पहले तो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सामाजिक
समरसता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एस्टैब्लिशिंग द सोशल हार्मनी। तो आपको क्या करना है, किसका रोल डिस्कस करना है? डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एस्टैब्लिशिंग सोशल हार्मनी। ठीक, सामाजिक समरसता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है और 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताएंगे आप कि व्हाट इज सोशल हार्मनी। इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए? 5 मार्कर में इंट्रोडक्शन हार्डली 1 लाइन या 1.5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस मैं ज्यादा बोलूं तो 10 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 10 शब्दों में आप समझा दो, लिख दो 1 लाइन में कि व्हाट इज सोशल हार्मनी, और उसके बाद फिर आप पॉइंट से बता दो, 1 2 3 4 5 पॉइंट सफिशिएंट है 5 मार्कर के लिए कि शिक्षा की भूमिका कैसे है सामाजिक समरसता स्थापित करने में। आगे बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा मैं सामाजिक समरसता के घटक, तो वहां पर हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आखिरी में जगह बचे तो आप कंक्लूजन लिख दीजिए, नहीं जगह बचे तो कंक्लूजन मत लिखिए। कंक्लूजन में लिख सकते हैं आपकी प्लेटो का शैक्षणिक दर्शन भी इसी प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। तो एक नया आयाम निकल कर आएगा आपके क्वेश्चन के आंसर का, जिससे एग्जामिनर थोड़ा बहुत निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग स्किल्स, देखो मुख्य परीक्षा में ना, मेंस में आंसर राइटिंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत शानदार हैं, कंटेंट आपको रेडी है, कंटेंट रेडी है आपका, और आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी जबरदस्त है, यानी आपने रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस की हुई है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बेहतर नहीं है तो फिर सफलता मिलने में थोड़ी सी कठिनाई है। इसीलिए मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा जो बात आपको ध्यान नहीं है, मेंस एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है डेवलप योर आंसर राइटिंग स्किल्स। रेगुलर बेसिस पे आप आंसर लिखो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके 3 मार्कर निकाल लो, उससे 5 मार्कर निकाल लो और उससे 11 मार्कर निकाल लो। जैसे आज ये पार्ट 2 वीडियो है सामाजिक समरसता का, 2 ही पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास के अंत में आपको बताऊंगा, कि कैसे आप लोगों को 5 मार्कर, 11 मार्कर और 3 मार्कर कैसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो प्रीवियस क्लास में मैंने जॉय स्कॉट की भी डेफिनेशन बताई थी, राधा कुमार मुखर्जी की बताई थी। ये फैक्टर्स हैं जो सामाजिक समरसता को प्रभावित कर रहे हैं। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता के क्या उद्देश्य हैं। 5 नंबर में चूंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक समरसता के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक समरसता स्थापित करना है, उसके क्या उद्देश्य है, क्यों हमें सोसाइटी में हार्मनी स्टैब्लिश करनी है। तो नंबर 1 बात, सबसे पहली बात तो समाज से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, जातीय भेदभावों का जड़ से उन्मूलन करना है, पारस्परिक सौहार्द तथा प्रेम में वृद्धि करनी है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। म्यूचुअल हार्मनी एंड लव हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। अगर आप समाज से जातिगत आधार पर भेदभाव को समाप्त कर देते हो, छुआछूत को समाप्त कर देते हो, तो निश्चित रूप से समाज में एकरूपता स्थापित होगी, निश्चित रूप से वो समाज में सौहार्दता स्थापित होगी। चूंकि कोई आप अगर एक छोटी सी एग्जांपल समझो, एक बात, समाज में मान लो किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में 50 लोग हैं, ठीक, और उस 50 लोगों में से 15 लोग ऐसे हैं जिनको समाज स्पर्श तक करना पसंद नहीं करता है। स्पर्श तो छोड़ो, उनकी परछाई तक अपने ऊपर आए इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करता है, वो 35 लोग। तो क्या कभी उन 35 लोगों में और उन 15 लोगों के बीच में कभी एक भाईचारे की भावना डेवलप हो पाएगी? क्या बताइए, क्या कभी उन 35 और ये 15 लोगों के बीच में भाईचारे की भावना डेवलप होगी? वो कभी 15 जने जो छुआछूत का शिकार हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, वो 15 लोग कभी इन 35 लोगों के साथ सौहार्दता की भावना के साथ कभी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। वो 15 लोग कभी इनको बंधुत्व की, भाई की नजर से नहीं देख पाएंगे, अपनेपन के भाव से नहीं देख पाएंगे, उनके अंदर हम की भावना नहीं आएगी। और मैंने क्या बताया था क्लास के शुरुआत में ही, संगठनात्मकता समाज की स्वाभाविक अवस्था है, और संगठन का एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है, कैरेक्टर है संगठन का। संगठन में हम की भावना होती है, और इस प्रकार से आप छूने और ना छूने के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो हम की भावना कैसे डेवलप होगी?
और समाज में कभी इस प्रकार से सौहार्दता एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। तो क्या करना है, अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव का जड़ से उन्मूलन। और जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता तो हमारे समाज में बहुत, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की जो जड़ें हैं वो भारतीय समाज में बहुत गहराई तक पहुंच चुकी हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं को पता था कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए उन्होंने इसको संविधान के किसी अन्य भाग में ना शामिल करते हुए फंडामेंटल राइट में शामिल किया। आपको पता है आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, इरेडिकेटिंग द अनटचेबिलिटी, क्योंकि उनको पता है ये लोगों का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, दलित वर्ग ऐसा है जो इसका शिकार है। यस और नो? तो सोसाइटी में अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस प्रकार, सोसाइटी में अगर हार्मनी एस्टैब्लिश करनी है तो जरूरी है कि इस प्रकार का हम डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दूसरे नंबर की बात समझिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। एक बात बताओ, क्षेत्र के आधार पर अगर हम बढ़ गए, धर्म के आधार पर अगर हम बढ़ गए, समय समय पर पता चला देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उग्रवादी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं, सेपरेटिस्ट पावर को अगर बढ़ावा मिलेगा तो देश तो टूट जाएगा। ऑलरेडी हमारे यहां आजादी के बाद भाषा के आधार पर कई राज्यों का विभाजन हुआ, यस और नो? भाषा के आधार पर विभाजन हुआ कि नहीं हुआ जब देश आजाद हुआ था, आजाद होने के कुछ साल बाद? तो इस प्रकार से अगर छोटे छोटे तत्व उभर कर आएंगे, एक तरफ कश्मीर में जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भारत से अलग होना है, पंजाब में भी खालिस्तानी जो है एक्टिव है और कहते हैं कि हमें अलग अलग हिसाब किताब चाहिए अपना, उधर नॉर्थ ईस्ट में अलग जो है कुछ संगठन ऐसे हैं जो उग्रवादी संगठन है जो अलग होने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अगर सब ऐसी शक्तियों को बढ़ावा मिलता रहा, क्षेत्र के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, तो इस तरीके से भारत तो बढ़ जाएगा, देश की एकता अखंडता समाप्त हो जाएगी। हमें क्या करना है, देश की एकता अखंडता को बनाकर रखना है, हमें राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखना है। तो राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखना है, देश की एकता अखंडता को बनाकर रखना है, पारस्परिक प्रेम सौहार्द की भावना को बनाकर रखना है, यह हमारा ऑब्जेक्टिव है। और यह ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा? यह ऑब्जेक्टिव तब फुलफिल होगा जब सोसाइटी में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। हार्मनी, जैसे आपने सुना ना कभी, संगीत का अच्छा संगीत क्या है? अच्छा संगीत वो है जिसके सभी सुर संतुलित अवस्था में हो। कोई सुर बहुत ऊपर जा रहा है, कोई सुर बहुत नीचे जा रहा है, तो वो फिर उस संगीत को सुनने में मजा नहीं आएगा। जो संगीत है उसमें एक हार्मनी होनी चाहिए, राइट? तो संगीत में जैसे हार्मनी होती है तभी संगीत अच्छा लगता है। इसी तरीके से सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोसाइटी में, समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ण हैं, उन सब के बीच में भी हार्मनी होनी चाहिए। सोसाइटी में हार्मनी बाद में एस्टैब्लिश होगी, पहले हमें अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करनी होगी। हम जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा में हार्मनी आएगी, तब उस हार्मनी को हम स्टेट तक लेके जाएंगे और सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट होगी। और हमारे अंदर हार्मनी कैसे क्रिएट होगी, हमारे विचारों में एक रूपता कैसे आएगी, हमारे अंदर वो पंडिता समदर्शना वाला दृष्टिकोण कैसे विकसित होगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा जीवन है। आपको पता है शिक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता और पनपता है। एजुकेशन इज अ लाइफ, शिक्षा एक जीवन है। शिक्षा लोगों के विवेक को जगाता है। शिक्षा ही हमें बताती है, शिक्षा के माध्यम से अगर आपका विवेक जाग गया तो आप फिर जो है जाति, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? शिक्षा के आधार पर अगर आपका विवेक जाग गया, तो आपका विवेक अगर जाग गया तो निश्चित रूप से आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो समाज में भेदभाव पैदा करे। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो समाज को बांटे, राइट? तो देश को बांटना नहीं है, देश को जोड़ना है, एकता और अखंडता स्थापित करनी। अगला उद्देश्य है कि भाई हमें एगलिटेरियन सोसाइटी का स्थापना करनी है, समतामूलक समाज की स्थापना करनी है। दूसरा, हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, कल्याणकारी समाज बनाना है। और कल्याणकारी समाज, जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा में क्या बताया, प्लेटो का जो आदर्श राज्य की जो अवधारणा है, तो प्लेटो का आदर्श राज्य की अवधारणा में बाद एक शब्द इस्तेमाल किया उसने, न्याय और सत्य। क्योंकि सुकरात की जिस वजह से मृत्यु हुई थी, भाई प्लेटो ने तो कहा था कि ये सुकरात की मृत्यु नहीं है, एक तो हत्या की गई है। तो जिस वजह से अन्याय हुआ था उसके साथ, तो पूरा जीवन अपना प्लेटो ने उसी पे लगा दिया कि कैसे मैं ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दूं। एकेडमी खोली उसने, यूनान की, पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला विद्यालय, शैक्षणिक केंद्र खोला, उसका नाम ही था एकेडमी। और उस एकेडमी का ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे मुझे न्याय संगत शिक्षा देनी है, ऐसी शिक्षा देनी है जो सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट करे, न्याय। तो न्याय बहुत जरूरी है, और न्याय होगा तभी हम कल्याणकारी समाज की स्थापना कर पाएंगे। कल्याणकारी समाज की स्थापना का मतलब है समाज के जितने भी वर्ग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल्याणकारी समाज का मतलब है समाज के
कल्याणकारी समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब समाज में, किसी देश में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समूह हैं, सभी का समावेशी विकास सुनिश्चित हो। अगर समाज के या देश के विकास की मुख्य धारा से कोई एक वर्ग पीछे रह जाता है और एक वर्ग बहुत आगे निकल जाता है, तो वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं कहलाएगी। वो क्योंकि उस राज्य में न्याय ही नहीं है, उस राज्य में न्याय ही नहीं है, समानता ही नहीं है। तो जहां न्याय और समानता नहीं है, किसी राज्य के ऐसे नियम वहां पर ऐसे बने हुए हैं, ऐसे रीति रिवाज बने हैं जो न्याय और समानता नहीं बल्कि भेदभाव पैदा कर रहे हैं, तो वो नियम कानून किस काम के। 1927 के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहा था कि यह मनुस्मृति समाज में समरसता स्थापित करने नहीं देगी। ये मनुस्मृति, जबकि हिंदू धर्म में मनुस्मृति को मनु को लॉ गिवर माना जाता है, कानून देने वाला हिंदू धर्म में, और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऐसे नियमों का एक ऐसा समूह किस काम का जो सोसाइटी को दो भागों में बांट रहा है या सोसाइटी के किसी एक वर्ग के प्रति शोषण को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए उन्होंने जला दिया उसको। राइट? तो कोई भी नियम जो समाज को बांटने का काम करे, कोई भी नियम जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो भाई साहब तब होगी जब राज्य में न्याय और समानता होगी। यस और नो? अगला उद्देश्य क्या है? देश में सामाजिक एकत्व और सह अस्तित्व की भावना का निर्माण करना है। सह अस्तित्व समझिए, सामाजिक एकता तो आप समझ रहे हैं, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। हमें क्या करना है? टू एस्टैब्लिश अ एग्लिटेरियन सोसाइटी एंड वेलफेयर सोसाइटी। प्रीवियस पॉइंट, सोशल यूनिटी एंड को एग्जिस्टेंस हैज टू बी क्रिएटेड इन द कंट्री। तो को एग्जिस्टेंस हैज टू बी क्रिएटेड इन द कंट्री, इसका मतलब यह हुआ कि देश में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्या होना चाहिए कि कंट्री में, देश में सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। मैं सिर्फ अपने ही धर्म की बड़ी बड़ी बातें ना करूं कि मेरा धर्म महान है, मेरी संस्कृति महान है, मेरा रिचुअल महान है, और दूसरे का धर्म, दूसरे की संस्कृति, दूसरे की परंपराएं एकदम निकृष्ट हैं, एकदम वर्स्ट हैं। यह बात ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति की विशेषता प्राचीन काल से विशेषता रही हुई है क्या? सर्वांगीणता। हमने सबको एक्सेप्ट किया है। ओपन माइंडेडनेस, सहिष्णुता हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और अगर हमें सोसाइटी में सह अस्तित्व की भावना बनाकर रखनी है तो उसके लिए जरूरी है सामाजिक समरसता तो रखनी पड़ेगी। क्लियर बात? आई होप उद्देश्य आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखना। संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखना। अस्मिता मतलब होता है हिंदी में, अस्मिता का एक और दूसरा अर्थ होता है वैल्यू, इज्जत, सम्मान। तो हमें राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र की अस्मिता, वैसे एप्रोप्रिएट शब्द है इसका इज्जत। राष्ट्र की अस्मिता को हमें सुरक्षित रखना है। और अगर इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे होते रहे देश में, या इस प्रकार से धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से बहस करते रहे, धर्म के नाम पर एक दूसरे से अगर लोग बट गए, या भाषा के आधार पर अगर लोग बढ़ गए, तो कभी राष्ट्र की अस्मिता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब राष्ट्र भी क्या हो जाएगा, बट जाएगा, देश बढ़ जाएगा। तो देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को हमें अक्षुण्ण रखना है। यस और नो? उसके लिए जरूरी है पीसफुल एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट इन द सोसाइटी। यस और नो? दूसरा पॉइंट है, एक ये पॉइंट जरा समझिए आप, कि उग्रवाद जैसी जो विघटनकारी शक्तियां हैं, आतंकवाद जैसी जो विघटनकारी शक्तियां हैं, पार्ट 1 देखिएगा इस क्लास का। मैंने वहां पर बताया है कि सामाजिक समरसता को प्रभावित करने वाले कारक या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सामाजिक समरसता में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, बाधक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, उसमें देखेंगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा। वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु मार्ग में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करें। Mention the challenges coming in the way to establish the social harmony. Mention the challenges coming in the way to establish a social harmony. यानी समाज में समरसता स्थापित करने के लिए जो मार्ग में जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों को रेखांकित करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस और नो? याद रखिएगा इस बात को। तो समाज की रक्षा करनी है, विघटनकारी शक्तियों से समाज को बचाना है, यह हमारा उद्देश्य है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू एस्टैब्लिश द सोशल हार्मनी। सामाजिक समरसता स्थापित करनी पड़ेगी। राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, ताकि हम डेवलपमेंट वो ना करें कि भाई हमने सिर्फ डेवलप कर लिया, हमने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया और आगे आने वाली जनरेशन बेचारी परेशान हो रही है। अगर पिछले हमारी पुरानी जनरेशन ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज हम जो संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम और डीजल जैसे जो संसाधन है हमारे पास, ये संसाधन नहीं होते। यस और नो? तो हमें डेवलपमेंट कैसा करना है? सस्टेनेबल। आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसा
क्लाइमेट, ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएं जिससे वो एटलीस्ट खुली हवा में स्वतंत्र रूप से एटलीस्ट सांस तो ले सकें। ऐसा डेवलपमेंट किस काम का जहां कार्बन एमिशन ही होता जा रहा है, कार्बन एमिशन ही होता जा रहा है और आगे आने वाली जनरेशन को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो हम अगर ये काम करें इसका मतलब हम स्वार्थी हुए। और शिक्षा में क्या बताती है? स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर समाज के लिए और मानवता के लिए त्याग की भावना का हमें विकास करना है लोगों के अंदर। यस और नो? तो ये भी सामाजिक समरसता का ही एक ऑब्जेक्टिव है। आई होप क्लियर हो रही होंगी बातें आप लोगों को। तो एक जरा फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल हार्मनी। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल हार्मनी। सामाजिक समरसता के उद्देश्य, सामाजिक समरसता के उद्देश्य बताइए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। लिख लीजिए, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल हार्मनी। सामाजिक समरसता के उद्देश्य लिखिए 5 नंबर में। सामाजिक समरसता के उद्देश्य बताइए, सामाजिक समरसता के उद्देश्य लिखिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। लिख लिया अगर आपने क्वेश्चन तो देख लेता हूं मैं। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अगली इंपॉर्टेंट बात, सामाजिक समरसता के घटक, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। सामाजिक समरसता के घटक का मतलब क्या हुआ? देखो, घटक मतलब कि कैसे सामाजिक समरसता, घटक मतलब उसके हिस्से, उसका पार्ट, कैसे हम समाज में समरसता स्थापित कर सकते हैं, समाज में समरसता को कैसे बढ़ावा दे सकते। जैसे अभी तक हमने क्या क्या देखा? जैसे अभी तक हमने देखा, नंबर 1 व्हाट इज सोशल हार्मनी, नंबर दूसरा डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोशल हार्मनी। पहले सामाजिक समरसता क्या होती है ये देखा हमने, फिर हमने देखा सामाजिक समरसता की परिभाषा देखी, फिर तीसरा हमने देखा सामाजिक समरसता की अवधारणा क्या है, मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है सोशल हार्मनी का। फिर हमने चौथा हिस्सा क्या देखा, चौथा पार्ट क्या देखा, हमने देखा कि सामाजिक समरसता के मार्ग में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो समरसता को खराब कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं या बाधक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं। और पांचवा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सामाजिक समरसता के उद्देश्य, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट की सामाजिक समरसता के घटक। चाहो तो आप इसको सामाजिक समरसता के घटक के नाम से भी जान सकते हो, जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा है, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक समरसता के मार्ग में आने वाली, सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हुए बताएं कि किस प्रकार समाज में सामाजिक समरसता स्थापित की जा सकती है। तो फिर आप ये आंसर लिखेंगे। या अगर ऐसे भी नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है आपसे 3 नंबर में मान लो 5 नंबर में पूछ लिया कि सामाजिक समरसता के घटकों पर चर्चा करें, ठीक, कि डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, तो आप ये सारे एलिमेंट्स बता देंगे सोशल हार्मनी के। कि अब मैं एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे इन कंपोनेंट्स के माध्यम से सोशल हार्मनी एस्टैब्लिश हो रही है सोसाइटी में, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहली बात है, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। जैसे हम सबसे पहली बात करें, जैसे संविधान की बात करें, सबसे नीचे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात करें, तो एक बात बताओ, हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान है, इस संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, संविधान सभा में जो लोग थे, संविधान सभा में जितने भी लोग थे, सब अलग अलग भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सबकी भाषाएं अलग अलग थी, सब विभिन्न क्षेत्र, मतलब विभिन्न क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में, विभिन्न धर्म का भी प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में, अलग अलग जाति के लोगों का भी प्रतिनिधित्व था, अलग भाषा बोलने वाले लोगों का भी प्रतिनिधित्व था, और इसके अलावा और किसका रिप्रेजेंटेशन था, और अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों का भी प्रेजेंटेशन था। कुछ गांधीवादी आइडियोलॉजी को के उसमें समर्थक थे, राइट, कुछ उसमें सुभाष की आइडियोलॉजी के समर्थक थे, कुछ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थक थे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वही उसी के समर्थक थे जो महात्मा गांधी जो बात बोलते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब, अच्छा, कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो वामपंथ के समर्थक थे, कुछ लोग उसमें ऐसे थे संविधान सभा में जो वामपंथ के समर्थक थे। अब देखो आप, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में खूब डाइवर्सिटी दिखाई दे रही थी हमें, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में खूब डाइवर्सिटी रही, अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाषा को, जाति को, क्षेत्र को, आइडियोलॉजीज को। इन सब ने क्या दिमाग लगाया, इन सब ने दिमाग लगाया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में सभी का अस्तित्व सुनिश्चित होना चाहिए, सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। इसलिए अगर आप देखोगे तो संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है क्या, कि हमें किसका निर्माण करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। किसकी स्थापना करना है?
एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। और वेलफेयर स्टेट के लिए बात किसकी की है? वेलफेयर स्टेट के लिए बात की है कि समाज, देश कैसा होना चाहिए? देश होना चाहिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। फिर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? एकता और अखंडता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यस और नो? हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रस्तावना में ही जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल है इसमें बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख है। इसका मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, वो क्या मैसेज दे रही है? वो मैसेज दे रही है सोशल हार्मनी का, कि पंथ निरपेक्ष भैया, कि सभी धर्म बराबर हैं, संविधान सबसे ऊपर है, कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं है, पंथ निरपेक्ष राज्य है ये, यानी किसी भी धर्म का प्रभाव नहीं है। प्रभाव है तो किसका? सिर्फ और सिर्फ संविधान का प्रभाव है। संविधान के में जो उपबंध लिखे हैं, संविधान के जो प्रोविजंस हैं, सिर्फ उसका प्रावधान है। एकता और अखंडता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, फैटर्निटी, बंधुत्व मतलब होता है फैटर्निटी की बात की गई है ना, कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, आपसी भाईचारा रहे, क्या रहे? ब्रदरहुड की भावना रहे, भाईचारा यानी ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। ठीक है सर, एक तो बात हो गई प्रस्तावना की, और दूसरी बात संविधान कैसे महत्वपूर्ण घटक है सामाजिक समरसता स्थापित करने में। तो दूसरी बात उठा के देख लो आप, दूसरा देख लो आप, फंडामेंटल राइट्स देख लो आप, फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार जिसको बोलते हैं हम, मूलाधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट देख लो आप। फंडामेंटल राइट में सबसे पहले क्या बात की गई है? आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक समानता, इक्वालिटी और समरसता का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो समरसता शब्द में सम छुपा हुआ है, सम, और सम का मतलब है समानता, इक्वालिटी। यस और नो? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देख लो आप। इसके अलावा आप देखो भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 26 के बाद से लेके आर्टिकल नंबर 26 के बाद से धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, कि जिस धर्म के लोगों के जो रीति रिवाज है, आचार व्यवहार, संस्कृति है, उसका वो पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं वो लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? फिर यहां तो फंडामेंटल राइट हो गए। फंडामेंटल राइट के बाद जो है आप डीपीएसपी देख लो। तो डीपीएसपी में भी राज्य को निर्देश दिए गए हैं। डीपीएसपी में राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं? कि राज्य कोई भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देगा जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा हो। समान कार्य के लिए समान वेतन, देखो आर्टिकल नंबर 39। यस और नो? और डीपीएसपी में गांधीवादी विचारों को भी शामिल किया है, समाजवादी विचारों को भी शामिल किया है, जो कहीं ना कहीं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान सामाजिक समरसता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जरा कमेंट बॉक्स में देख लूं मैं, कितने लोगों को बात यहां तक समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी नाइस। क्लियर है बात क्या? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यही लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख है? बंधुत्व के उद्देश्य पर जोर दिया गया है। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार का कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, समाज में शांति बनी रही है, शांतिपूर्वक माहौल होना चाहिए समाज में, कोई दंगे फसाद ना हो भाई। इसके लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। फिर आर्टिकल 14 देख लो आप, समानता की बात कर रहे हैं ना, 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 15 देख लो आप, कि वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस, सब प्रोहिबिटेड है। तो ये क्या बताओ मुझे, सामाजिक समरसता स्थापित करने के मार्ग के लिए इंपॉर्टेंट घटक नहीं है? 100% है। यस और नो? डीपीएसपी मैंने बात बताई, डीपीएसपी में भी सामुदायिक सौहार्द की बात की गई है। डीपीएसपी में बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी लिंग के आधार पर ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव करे कि भाई पुरुषों को ज्यादा वेतन मिले और महिलाओं को कम वेतन मिले। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात क्या? तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? ये सारी चीजें हमें स्थापित करनी है, राइट? उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीडिया। तो जरा मुझे बताओ कि मीडिया कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सामाजिक समरसता स्थापित करने में? मीडिया
भाई देखो, मीडिया को अभी तक तो लोकतंत्र के 3 ही स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है बाबूजी? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। यस और नो? लोकतंत्र का 4th पिलर क्या है? तो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है मीडिया। तो अगर अब डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया है, तो इसका मतलब लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि लोकतंत्र में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या? पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए। भाई लोकतंत्र, सच्चे मायने में लोकतंत्र तो वही है कि जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो। सच्चे मायने में लोकतंत्र तो वही है जहां लोगों के साथ लोगों को न्याय मिले। सच्चे मायने में लोकतंत्र तो वही है कि जहां समानता हो। सच्चे मायने में लोकतंत्र तो वही है कि जो राज करेगा उस देश में वो जनता के द्वारा चुना हुआ ही एक व्यक्ति होना चाहिए। यही मायना हुआ लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र में जो मीडिया है, चौथा स्तंभ है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं उसको। इसका मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है मीडिया की। क्योंकि मीडिया क्या करती है? मीडिया समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही होती हैं या समाज में जो भी बुराइयां होती हैं, उन सब बुराइयों के प्रति सरकार का और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करती है। और जब सरकार और देश की जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है, तब सरकार उस दिशा में जहां कहीं किसी वर्ग के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है ना, या कोई किसी असामाजिक तत्व जो समाज में समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से दंड दिलाने का प्रयास करती है मीडिया। निश्चित रूप से समाज में ऐसे तत्व जो समरसता बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग धर्म के नाम पर भाषण देते हैं और भड़काते हैं लोगों को बहुत। यस और नो? या कई लोग देश को बांटने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, या पर्टिकुलर कई लोग किसी जाति को श्रेष्ठ बताकर दूसरी जाति की बुराई करते हैं। यस और नो? किसी दूसरी जाति की चेतना को दबाने का प्रयास करते हैं। तो मीडिया में एक तो न्यूज चैनल वो तो हैं, वो तो इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया का मतलब समझना, यहां पर जो जितनी भी मूवीज बनती हैं, बॉलीवुड में जितनी मूवीज बन रही हैं या जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, उन वेब सीरीज और मूवीज के माध्यम से भी एक मैसेज स्प्रेड होता है सोसाइटी में हार्मनी स्टैब्लिश करने के लिए। बताया जाता है भाई हमारा ध्यान आकर्षित कराती है मीडिया समाज की बुराइयों की तरफ। राइट? यस और नो? तो समाज में किसी भी वर्ग के विरुद्ध होने वाला जो भेदभाव है, जो हिंसा है या असमानता है, यही बात मैंने अभी बोली आपको। समाज में किसी प्रकार का किसी भी वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है या कोई इनइक्वालिटी हो रही है, तो उसको जो है पूर्ण निष्पक्षता के साथ, अनबायस्ड होकर पूर्ण निष्पक्षता के साथ सरकार एवं जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि उनको न्याय मिल सके जिनके साथ ये समस्याएं हो रही हैं। यस और नो? Discrimination, violence, inequality against any class in the society by presenting its impartially before the government and the public to get justice। न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष रूप से सरकार और जनता के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मीडिया जो है निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बात को जनता तक रखती है, या सरकार की जो खामियां होती हैं उसको जनता तक रखती है, सरकार की खामियों को जनता तक रखती है, जनता की बात को सरकार तक पहुंचती है। जो भी समस्याएं होती हैं समाज में, छोटी छोटी समस्याएं हैं बहुत सारी, उन सभी छोटी और बड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है ताकि सरकार उस दिशा में काम करे। कोई कानून बनाने की आवश्यकता है समरसता स्थापित करने के लिए तो कानून बनाए, किसी को दंड देने की जरूरत है तो फिर दंड दिया जाए, या कोई कल्याणकारी योजना चलाए जाने की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट फिर वेलफेयर स्कीम चलाए। आई होप समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को कि हाउ मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू इस्टैब्लिश द सोशल हार्मनी इन द सोसाइटी। यस और नो? ओके, तो याद रखिएगा, मीडिया जो सोसाइटी में असामाजिक तत्व हैं, जो सोसाइटी में जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं, जातिगत भेदभाव को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है बहुत सारे लोग खुले मन से जो है दलित वर्ग के खिलाफ कुछ गलत बात बोल देते, जो समाज की हार्मनी खराब करती है। या सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे मैसेज स्प्रेड हो जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पर मैसेज स्प्रेड हो जाते हैं कि तिरंगे को लात से मार रहे हैं या तिरंगे को जला रहे हैं। ये ऐसी जो घटनाएं आती हैं, ये समाज में ऐसी जो इमेजेस आती है, ऐसी जो फोटोग्राफ्स आती है, ये समाज में सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा दे सकता है। और सांप्रदायिक दंगा समाज में होगा तो समाज कभी जुड़ेगा नहीं, समाज हमेशा बटेगा, टूटेगा समाज। क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो दो धर्मों के बीच में विभेद पैदा करते हैं, बांटते हैं दो धर्म के लोगों को। और इस तरीके से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर समाज बढ़ता रहा तो भाई साहब कभी भी समरसता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां जहां समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं उन सबका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उन सबके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है मीडिया। यस और नो? तो दो घटक बताए मैंने आपको सामाजिक समरसता स्थापित करने के, एक मीडिया और दूसरा, पहला संविधान और दूसरा मीडिया। चलिए अगला कंपोनेंट देखते हैं। एक और कंपोनेंट है गवर्नमेंट। आसान है, समझ में आई जाएगा बड़े आराम से। भाई सरकार है, जैसे सरकार, तो सरकार किसकी है? ये
लोकतंत्र में सरकार का क्या मतलब है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सरकार का मतलब क्या है? अब्राहम लिंकन ने बोला था ना, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया था, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यही है आधुनिक लोकतंत्र में सरकार का मतलब। आधुनिक लोकतंत्र का मतलब यही है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो यानी जिसको हमने पहुंचाया है ऊपर तक इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जिसको हमने ऊपर तक पहुंचाया है, जिसकी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। यानी क्या एस्टैब्लिश करनी है हमें? समानता स्थापित करनी है। ठीक, सरकार क्या करेगी? सरकार देखेगी समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है, सरकार देखेगी समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गवर्नमेंट उस दिशा में, सरकार जो है 3 तरीकों से प्रयास कर सकती है समरसता स्थापित करने के लिए। कौन कौन से 3 तरीके हैं? नंबर एक, सरकार संवैधानिक स्तर पर प्रयास कर सकती है संविधान में संशोधन करके। नंबर दूसरा, सरकार जो है विधिक प्रयासों के माध्यम से, स्टैच्यूटरी प्रोविजन के माध्यम से समरसता स्थापित करने का प्रयास कर सकती है। राइट, सरकार, गवर्नमेंट योजनागत प्रावधानों के माध्यम से समरसता स्थापित करने का प्रयास कर सकती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। तो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट जो है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न्याय पहुंचाने का प्रयास करती है। जैसे मान लो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं या सुभेद्य वर्ग हैं, तो उन सुभेद्य वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है, यस और नो। हम कहते हैं कि हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना समाज के सभी वर्गों को साथ में लिए बिना पूरी हो पाएगी क्या? बताओ। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आप समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके नहीं चलोगे तो वो तो कॉन्सेप्ट पूरा हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलना, ये है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। विकास की मुख्य धारा में समाज का कोई वर्ग पीछे न रह जाए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब ऐसे में सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो विभिन्न आधारों पर पिछड़े हुए हैं या विभिन्न आधारों पर सुभेद्यता का शिकार है, वल्नरेबिलिटी का शिकार है, यस और नो। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ विशेष कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको न्याय और अधिकार और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। 3 बातें, 3 शब्द लिखे हुए, न्याय, अधिकार और समानता। 3 शब्द लिखे हैं कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मैंने इधर लिखा ना, योजनागत प्रावधान, तो 3 बातें लिखे हुए हैं। क्या क्या है? न्याय, अधिकार और समानता। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि सभी हमें समरसता स्थापित करनी है, तो सोसाइटी में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उस पैसे के अभाव में लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे। अब भाई, जब तक सोसाइटी एजुकेटेड नहीं होगी, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तो हम समरसता की कल्पना कर ही नहीं सकते, हार्मनी की कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पंडिता समदर्शिना, विद्वान व्यक्ति वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। और वो विद्वता आएगी कैसे? वो विद्वता आएगी ज्ञान से या शिक्षा से, क्योंकि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। याद है ना सुकरात, नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। तो वो समरसता कैसे आएगी? शिक्षा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? RTE, राइट टू एजुकेशन, इसमें बोल दिया कि भाई 6 से 14 साल तक गवर्नमेंट ने कहा कि निःशुल्क, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित कर दिया। है ना शानदार बात? तो इस प्रकार से मिड डे मील योजना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके माध्यम से गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है। तो जो भी समाज में जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं या जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए, जिनके मन में एक भाव है कि यार हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना भाई साहब, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता भी एक बहुत बड़ा कारण है समाज में समरसता स्थापित ना हो पाने का। तो इस आर्थिक विषमता को सरकार दूर करने का प्रयास करती है अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से, यस और नो। तो सरकार हो गई, संविधान हो गई, मीडिया हो गई, 3 मैंने घटक बता दिए। अगला घटक पे जरा चर्चा करते हैं। अगला घटक है लोग, आ गया शिक्षा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू एस्टैब्लिश द सोशल हार्मनी, हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो पहले अंदर हार्मनी होनी चाहिए। जब अंदर हार्मनी होगी तभी बाहर हार्मनी दिखाई देगी। अंदर ही हार्मनी नहीं है तो बाहर हार्मनी कैसे दिखाई देगी? क्योंकि हमारा ही तो व्यवहार समाज में दिखाई दे रहा है। समाज में कौन रहता है? हम लोग रहते हैं।
और हमारा जैसा व्यवहार होगा, हमारा इनर सोल जैसा होगा, हमारी संस्कृति जैसी होगी, हमारे संस्कार जैसे होंगे, हमारी शिक्षा दीक्षा जैसी होगी, उसी प्रकार का व्यवहार हमारे द्वारा समाज में दिखाई देगा। लेकिन हमारा व्यवहार ही घटिया है, हम खुद, हमारे अंदर खुद हार्मनी की भावना नहीं है, हमारे मन में खुद जो है हम जो है संकुचित मानसिकता से ग्रसित हैं, हम खुद अंधविश्वास और रूढ़िवादी मान्यताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे सोच, हमारे विचार खुद प्रगतिशील नहीं है, तो क्या समाज में जो व्यवहार दिखाई देगा लोगों का, वो सब इन्हीं मानदंडों के आधार पर दिखाई देगा? तो इस तरीके से तो कभी समाज में समरसता स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए बड़ी यहां पर मैं बार बार याद करता हूं, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं लेकिन फिलोसॉफिकल थिंकर्स के बारे में बताता हूं मैं आपको। प्लेटो और सुकरात, प्लेटो का जो शिक्षा दर्शन उसको पढ़िएगा आप, एथिक्स में पढ़ेंगे आप। बताया उसने के बाद कि भाई शिक्षा, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान कुछ नहीं करता है। ज्ञान बेसिकली जो शिक्षा है ना, एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। शिक्षा लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है, और एजुकेटम शब्द का मतलब होता है कि ब्रिंगिंग, मतलब जो हमारे अंदर की जो इनर क्वालिटीज हैं उनको बाहर निकाल कर लाना। हमारे अंदर जो इनर क्वालिटीज हैं, हमारे आत्मा के जो गुण हैं, हमारी जो इंटरनल क्वालिटीज है, उन इंटरनल क्वालिटीज को बाह्य रूप में व्यक्त करना, प्रकट करना, बस यही शिक्षा का काम है। हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं लेकिन वो बाह्य रूप में प्रकट नहीं हो पा रही हैं, तो शिक्षा वो काम करती है। शिक्षा हमारे विवेक को जगाती है, और एक बार विवेक जाग गया तो निश्चित रूप से आप फिर डिस्क्रिमिनेशन तो सोसाइटी में नहीं करोगे, ये बात तो तय है। इसलिए एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टू डेवलप अ सोशल हार्मनी, राइट? तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की सोच बदल दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों का दृष्टिकोण बदल ले। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज से अंधविश्वास को खत्म कर दे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रूढ़िवादी मान्यताओं को खत्म कर दे, अंधविश्वासों को खत्म कर दे। और शिक्षा वो होनी चाहिए जो एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर दे। इसके माध्यम से सोशल हार्मनी एस्टैब्लिश होगी। यही है सामाजिक समरसता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। शिक्षा सभ्य समाज की एक रीढ़ होती है। ये देश की प्रगति और समृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचक होता है। देश की प्रगति इसी शिक्षा से में छिपी हुई है, राइट? शिक्षित लोग नहीं होंगे, लोगों का विवेक सोया हुआ होगा। लोगों का विवेक सोया हुआ होगा तो लोगों को उचित और अनुचित में फर्क करना नहीं पता होगा, और लोगों को उचित और अनुचित में फर्क नहीं करना पता होगा तो समाज में अराजकता बढ़ेगी, नैतिक अराजकता बढ़ेगी, मॉरल एनार्की बढ़ जाएगी, राइट? तो शिक्षा लोगों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और भावनात्मक विकास में सहायता करके उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। 3 बातें लिखी है। एजुकेशन क्या करती है? लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट भाई शिक्षा ही तो बताती है कि हमारे लिए कौन सा भोजन अच्छा है, कौन सा भोजन बेकार है। ये शिक्षा ही तो बताती है हमें कि हमें रोज जो है कितने मीटर या कितने किलोमीटर वॉक करना चाहिए, हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, संतुलित आहार क्या है। एजुकेशन, शिक्षा, शारीरिक विकास। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। मॉरलिटी भी हमें कहां से मिलती है? नैतिकता का पाठ भी हम कहां से सीखते हैं? शिक्षा। ज्ञान ही सद्गुण है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो सद्गुणी होगा। नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज, दोनों वैसा वर्षा है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। तो ये सद्गुणीयता का भाव कैसे आएगा? ये आएगा नॉलेज से आएगा, ज्ञान से आएगा। जो ज्ञानी नहीं होगा वो सद्गुणी नहीं हो सकता। उसके अंदर साहस नहीं होगा, उसके अंदर न्याय करने की क्षमता नहीं होगी, उसके अंदर समता की, समानता की भावना नहीं होगी, राइट? तो नैतिकता का विकास हो रहा है और भावना, इमोशनली स्टेबल होते हो आप किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से, राइट? तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि सामाजिक समरसता स्थापित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है 5 नंबर में। आई होप लिख लेंगे आप लोग। यस और नो? एक और क्वेश्चन नोट डाउन करिए, समरसता स्थापित करने में सरकार एवं संविधान की भूमिका पर चर्चा करें। सामाजिक समरसता स्थापित करने में सरकार एवं संविधान की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द सोशल हार्मनी। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अगला, शिक्षा मैंने आपको बता दिया। शिक्षा के बाद परिवार, फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट घटक है सामाजिक समरसता स्थापित करने में। फैमिली कैसे सर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है, या कैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट? एक बात बताओ, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? समाज की, आपसे कोई पूछे कि भाई समाज का सबसे स्मॉल यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता और पनपता कहां पर है? एक बच्चे का जो पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, एक बच्चे का जो व्यक्तित्व पलता और पनपता है, वो कहां पलता और पनपता है?
परिवार में। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग कहाँ होती है? उसके परिवार में। इनिशियल अपब्रिंगिंग कहाँ होती है? परिवार में। माँ बाप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमारे परिवार में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी अपब्रिंगिंग में। उन्होंने हमें कैसी संस्कृति दी है, उन्होंने कैसी हमें सीख सिखाई है, क्या सीख दी है। अगर उन्होंने हमारे अंदर ईमानदारी, करुणा, दया आदि की भावनाओं को सिखाया है, इसके बारे में बताया है, तो निश्चित रूप से बच्चे का व्यक्तित्व वैसे ही होगा। यस और नो? आपको एक बात बता दूं, पारिवारिक मूल्यों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध है सामाजिक मूल्यों के साथ। पारिवारिक मूल्यों का प्रत्यक्ष संबंध है प्रशासन में विद्यमान मूल्यों के साथ। यस और नो? अगर परिवार में कोई दो लोग हैं और वो दोनों सरकारी नौकरी में हैं और दोनों खूब भ्रष्ट हैं और उनके बच्चों को पता है कि मेरे माँ बाप दोनों भयंकर करप्ट हैं, खूब पैसा छापते हैं, करप्शन करते हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो क्या कभी उस परिवार में जो पलने वाले जो बच्चे हैं उनको कभी ईमानदारी का गुण समझ में आएगा क्या कि ऑनेस्टी होती क्या है? क्योंकि उन्होंने देखा ना, उन्होंने परिवार में ही हमेशा जो है भ्रष्टाचार, करप्ट माहौल देखा, तो ऑनेस्टी तो कभी होगी नहीं। यस और नो? समझ रहे हैं बात आप? इसीलिए प्रोत्साहन में, सामाजिक समरसता को प्रमोट करने में संस्थागत स्तर पर, क्योंकि संस्थागत स्तर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फैमिली इज एन इंस्टीट्यूट। फैमिली क्या है? एक संस्था है। फैमिली इज एन इंस्टीट्यूट। तो परिवार क्या है? संस्था है। संस्था के प्रयासों से परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इनिशियली परिवार में अगर एकता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, दया, देश प्रेम, करुणा आदि की बातें सिखाई जाएगी तो भविष्य में उन सब में ये पारिवारिक मूल्य सामाजिक मूल्यों के रूप में दिखाई देंगे। बोलो हाँ या ना? अगर परिवार में शुरुआत से ही बच्चों को सिखाया जाए इन सब के बारे में, ब्रदरहुड, लव, हार्मनी, काइंडनेस, कंपैशन, पेट्रियोटिज्म, है ना, यूनिटी, इन सब के बारे में अगर बच्चों को सिखाया जाए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम देयर बिगनिंग। इसलिए आप देखोगे ना, आपकी शिक्षा में जब आप जूनियर क्लासेस में होते हो तो एक सब्जेक्ट होता है शामिल, नैतिक शिक्षा। क्या मतलब उस नैतिक शिक्षा जैसे विषय का? नैतिक शिक्षा का मतलब ही यही है कि बच्चों को मॉरल, उनका जो नैतिक मूल्य है वो उसको बढ़ावा देना है। अभी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिभाषा बता रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे महत्वपूर्ण है सामाजिक समरसता स्थापित कर रहे हैं। तो उसमें क्या बात लिखी हुई है कि बच्चों में त्याग की भावना, मानवता के लिए, समाज के लिए त्याग की भावना, स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग की भावना के लिए प्रेरित करना है। बच्चों में अच्छे नैतिक मूल्यों का सृजन करके उनके चरित्र को हमें ऊंचा उठाना है। यस और नो? क्योंकि अगर शुरुआती दिनों में उनमें ऑनेस्टी के भाव नहीं होगा, करुणा, कंपैशन, भाईचारे की भावना नहीं होगी, उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा समाज के प्रति, उनके क्षेत्र के प्रति अगर उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा, संकीर्ण मानसिकता में अगर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा, या संकीर्ण मानसिकता में उनका जो अपब्रिंगिंग है अगर संकीर्ण संकुचित मानसिकता में हुआ होगा, तो कभी भी समाज में समरसता स्थापित करने में वो बच्चे अपना योगदान सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो परिवार में ही अपने ऐसे बातों को देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं कि भाई मेरी जो दादी है, मेरा जो दादा है, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो समाज के कुछ लोगों को छूते तक नहीं है, खाना मांगने आते तो ऐसे दूर से फेंक के डाल देते। तो ऐसे में कभी भाईचारे का मैसेज स्प्रेड होगा क्या? वो भी वैसे ही, क्योंकि वो भी तो वही देखकर बड़ा हुआ है, और जब वो वही सब चीजों को देखकर बड़ा हुआ है तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े होकर वो छुआछूत को समाप्त कर देगा? कल्पना करिए, कैसे आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो इन सब चीजों को भूल जाएगा? नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। यस और नो? इसीलिए बहुत जरूरी है, समाज में परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसे पारिवारिक मूल्य होंगे, वही पारिवारिक मूल्य हमको प्रशासन में भी दिखाई देते हैं, वही पारिवारिक मूल्य हमको राजनीति में भी दिखाई देते हैं। तो अगर परिवार के लेवल पर अगर हमने अच्छे मूल्यों का सृजन कर दिया, परिवार के लेवल पर अगर हमने अच्छे संस्कार दे दिए बच्चों को, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमको वही मूल्य दिखाई देंगे। इस समय पर एथिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एथिक्स पढ़ने का सही समय होता है आपके जो इनिशियल स्कूल डेज थे, क्योंकि तब आपका दिमाग खाली होता है और ज्यादा से ज्यादा नैतिक मूल्यों का। अब तो आपका माइंड सेट तय है कि हाँ ठीक है, बड़े होना है और बस छापना है, सरकारी नौकरी में आना है और छापना है। इंटेंशन बन गई, क्योंकि आप देख रहे हो सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, समाज में देख रहे हो, सोसाइटी छोड़ो, आप अपने परिवार में ही देख रहे हो आप कि परिवार में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो सरकारी नौकरी में और वो खूब करप्शन कर रहे हैं। तो परिवार में ही भाई साहब जब ऐसा माहौल होगा तो कभी भी उस बच्चे के अंदर अच्छे सकारात्मक नैतिक मूल्य तो नहीं हो सकते। यस और नो? तो परिवार की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है सामाजिक समरसता स्थापित करने में। आई होप क्लियर हो रही होगी बात आप लोगों को। यस और नो? नाउ लास्ट इज सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। नागरिक समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नागरिक समाज की कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ये जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में जितने भी विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं, इन विवादों और संघर्षों की मध्यस्थता करने के लिए बहुत सारे महानुभाव आते हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं जो इसकी मध्यस्थता करते हैं। और कौन करते हैं मध्यस्थ? जो कोई बहुत महान, जैसे धार्मिक कोई गुरु है या कोई स्पिरिचुअल लीडर है, जैसे श्री श्री रविशंकर जी हो गए, सदगुरु हो गए, ये जो है बहुत मानी हुई पर्सनालिटी है सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की, नागरिक समाज की। और जब भी कहीं झगड़ा होता है तो इन लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि दे आर द मैसेंजर ऑफ पीस। श्री श्री रविशंकर इज अ मैसेंजर ऑफ पीस, शांति के दूत हैं वो, राइट? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही है, जीवन का उद्देश्य है, ही वांट टू क्रिएट अ वायलेंस फ्री सोसाइटी। हिंसा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं वो। तो हिंसा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आगे बुलाया जाता है। वो इराक के दौरे पर भी गए, जब इराक में युद्ध चल रहा था। वो तुम्हारा 2016-17 के आसपास जो साउथ अमेरिका में, कोलंबिया में जो पिछले 50 सालों से गृह युद्ध चल रहा था, उसका भी निराकरण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कश्मीर में बहुत ज्यादा जब डिस्प्यूट होता है तो वहां पर भी उनको बुलाया जाता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो लीडर है, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो पीस और हार्मनी का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं पूरे सोसाइटी में, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। और हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग इनको फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर टीचिंग। क्योंकि इन लोगों की जो टीचिंग है, सदगुरु की जो टीचिंग है, श्री श्री रविशंकर जी की जो टीचिंग्स हैं, वो उन टीचिंग्स में कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देता। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्ट, रिलीजन और रीजन, किसी आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देता। दैट्स व्हाई पीपल आर फॉलोइंग देम फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हर कोने से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो नागरिक समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आध्यात्मिक गुरु मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष को समाप्त कर शांति एवं सद्भाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये भाई साहब हो गए आप लोगों के सामाजिक समरसता के महत्वपूर्ण घटक। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। बोलो, याद रख पाओगे क्या इनको? ये सामाजिक समरसता के क्या है? महत्वपूर्ण घटक हैं, और आपको इन घटकों को याद रखना है। यही है उस पूरे चैप्टर की कहानी है, सोशल हार्मनी के कंपोनेंट। तो एक जरा क्वेश्चन नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन लिखिए 11 नंबर में। व्हाट इज सोशल हार्मनी? सामाजिक समरसता क्या है? व्हाट इज सोशल हार्मनी? एक तो ये 3 नंबर में लिखिए, सबसे पहले तो आप 3 नंबर में लिखिए व्हाट इज सोशल हार्मनी। ठीक, ये क्वेश्चन आप तो 3 नंबर में लिखना है। 5 नंबर में जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं दे ही चुका हूं। एक क्वेश्चन आप 11 मार्कर में लिखिए, एक क्वेश्चन आप 11 मार्क्स में लिखिए कि राइट डाउन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी। राइट डाउन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी एंड ऑल्सो डिस्कस the elements to establish social harmony। शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। सामाजिक समरसता की बुनियादी अवधारणा पर चर्चा करें, सामाजिक समरसता की बुनियादी अवधारणा पर चर्चा करें, और साथ ही सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा करें। 11 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बोलो, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मेरी समझ में बड़े आराम से हो जाना चाहिए, कोई तकलीफ, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, राइट? तो अभी तक हमने पूरा सोशल हार्मनी वाला पूरा चैप्टर जो है कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये जो है अपने सोशियोलॉजी यूनिट 4 का पहला टॉपिक था, और इस सोशियोलॉजी यूनिट 4 के पहले टॉपिक को हमने 2 क्लासेस के माध्यम से कवर कर लिया। दोनों ही क्लासेस का जो पीडीएफ है, बाइलिंगुअल पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप देखो हर स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है वैभव शिवहरे अनअकैडमी, है ना? तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे आप, तो आप मेरी इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। डाउनलोड करिए, पढ़िए, क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अगर आप और अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाना चाहते हैं, तो एक बड़ा शानदार मौका है आप सब लोगों के लिए। अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है, रिजॉल्व 2023 पे 23% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को। तो अगर आप इस 23% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये, इस 23% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस 23% का डिस्काउंट पाइए और अपनी तैयारी को और शानदार और बेहतर बनाइए, राइट? अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ। ओके, तो ये रहा सोशल हार्मनी का ये दिस वाज पार्ट 2। टुडे दिस वाज पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।
हैं।